जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित जनों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने सभी सम्मानित भाई बहनों से विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगी कि मेरे एक एक शब्द को गौर से सुनना, समझना और अपनी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। साथियों, हम अपनी ज़िंदगी के परिस्थितियों से जो भी अनुभव कर पाए हैं और उन अनुभवों से अपने जीवन में जो भी परिवर्तन ला पाए हैं, उन सभी अनुभवों से, परिस्थितियों से और परिवर्तन से हमने एक ही चीज़ सीखा है और एक शक्ति हमें प्राप्त हुई है कि हमारे साथ चाहे दुश्मन चले या दोस्त चलें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि यदि हमारे साथ दुश्मन भी चल रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, सिर्फ हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाएंगे। हमारे ज़मीर तक तो हमारे दुश्मन भी नहीं पहुंच पाएंगे। और यदि हमारे साथ दोस्त भी चल रहे होंगे तो हमारा क्या सुधार लेंगे, क्योंकि हमारे दुश्मन ही हमारे दोस्तों की वजह से बने हैं। क्योंकि मैं जान पाई हूँ साथियों कि मनुष्य जितना शोषण दोस्ती के रूप में और रिश्तेदार के रूप में करता है, उतना शोषण दुश्मन बनकर कभी नहीं करता। क्योंकि मनुष्य जानता है कि यदि मैं दुश्मन बनकर के शोषण करूँगा तो वापस प्रतिक्रिया होगी और दोनों तरफ से बराबर नुकसान होगा और मेरा नुकसान ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए दुश्मनों से ज़्यादा शोषण रिश्तेदार और दोस्त करते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ साथियों कि एक बिन माँ का बच्चा सिर्फ इसलिए परेशानी झेल रहा है क्योंकि उनके पास उनके सगे माँ बाप नहीं हैं और उनको परेशान करने वाले उनके सौतेले माँ बाप हैं। तो इसमें उन नन्हे मुन्ने बेकसूर बच्चों का क्या कसूर है। एक बहू इसलिए परेशान है क्योंकि वो पराए घर से आई हुई है और उसे जो मर्जी वो टॉर्चर किया जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी दहेज में भी जलाया जाता है। तो इसमें उस बहू का क्या कसूर है कि वह पराए घर के है। एक बेटी को एक माँ कोख में इसलिए मार रही है क्योंकि उस माँ को, उस खानदान को पुत्र की प्राप्ति चाहिए, लेकिन इसमें उस बेटी के भ्रूण में जन्म लेना क्या कसूर है। उस बेटी का जन्म लेना भ्रूण बेटी के रूप में, उस बेटी का तो कोई कसूर नहीं है। तो इन तमाम परिस्थितियों से साथियों मुझे एक ही बात समझ में आई कि जितना शोषण आदमी मनुष्य रिश्तेदार के रूप में, दोस्ती के रूप में करता है, उतना शोषण दुश्मन बनकर कभी नहीं करता है। इसलिए हमेशा ध्यान रहें कि कोई आपसे ज़रूरत से ज़्यादा मीठा शब्द बोल रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपका शोषण करने के लिए तैयारी कर रहा है। क्योंकि दुश्मन की इतनी औकात नहीं है कि वो सरेआम शोषण कर सके, क्योंकि दुश्मन को पता है कि यदि प्रतिक्रिया शुरू हो गई तो दुश्मन की जान भी जा सकती है, दुश्मन को डबल नुकसान भुगतना पड़ सकता है। जिस प्रकार आप यूक्रेन और रूस की लड़ाई के संबंध में देख सकते हो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ साथियों कि हमें सतर्क उन कुरीतियों से रहना है, उन दोस्त के रूप में, उन रिश्तेदारों के रूप में, उन दुश्मनों से रहना है, उन मनुष्य के दुश्मनों से, उन रिश्तों के दुश्मनों से, उन कुरीतियों के दुश्मनों से रहना है जिन्होंने पूरे देश, पूरे राज्य, पूरे समाज का बेड़ा गर्क कर रखा है। यही सवाल है साथियों मेरा। आज मैं एक आर्टिकल मैंने लिखा सुबह सवेरे कि जब कभी भी कोई किसी भी प्रकार का अपराध या दुर्घटना होता है तो उसमें पोस्टमार्टम करके शव को परिजनों को सौंपा जाता है। लेकिन अंकिता के मामले में उन वीआईपी अपराधियों ने क्या दुष्कर्म किया होगा हमारे अंकिता के साथ, जो हमारे शासन प्रशासन ने हमारे अंकिता का शव उनके माँ बाप को नहीं सौंपा। आखिर इतना डर, इतना भय क्यों, और क्यों उन अपराधियों को बचाया गया। दूसरा सवाल, जब हमारा शासन प्रशासन हमारी बहू बेटियों को बचा नहीं सकते हैं तो उन्हें हमारी बहू बेटियों की लाशों को हाथ लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरा यह है साथियों कि जिस जगह के नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, न्याय, सुरक्षा जैसे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जहाँ के नागरिक दर बदर भटक रहे हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को कोई अधिकार नहीं है कि जनता के वोट से किसी भी पद पर बैठें और जनता के टैक्स के पैसों से ऐसा आराम करने का कोई हक नहीं है। ये तमाम चीज़ें साथियों मैं चाहती हूँ कि आप लोग समझें, सीखें और जानें कि हमारे किस किस भेष में हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं समाज में। वो दोस्त के भेष में हो सकता है, वो रिश्तेदारों के भेष में हो सकते हैं, वो जनप्रतिनिधियों के भेष में हो सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि दुश्मन के जो भेष में, सच में जो दुश्मन के भेष में होगा तो सामने से रिवॉल्वर लेकर, सामने से हथियार लेके या सामने से
हमें सचेत करेगा कि सचेत हो जाओ, मैं आपका दुश्मन हूँ। लेकिन जो षड्यंत्र के भेष में होगा साथियों, वो कभी भी हमारे पीठ पे हमला कर सकते हैं। तो हमें इस प्रकार के हमलों से बचना है। और अंततः मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह मनुष्य कितना बड़ा राक्षस है, कितना बड़ा पापी है कि जिस मनुष्य को मारने के लिए एटम बम बनाना पड़ता है, परमाणु बम बनाना पड़ता है, तमाम तरह के हथियार बनाने पड़ते हैं। क्या यह मनुष्य अपनी मानसिक रूपी बीमारी को सही नहीं कर सकता? साथियों, मैंने जहाँ गई हूँ मैं देखा है मैंने कि कोई अपने पदकत के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी पैसों के लिए लड़ रहा है, कोई झूठे मान सम्मान के लिए लड़ रहा है, कोई पुरस्कार के लिए लड़ रहा है। लेकिन अपनी शुद्ध मानसिकता के लिए, इस तरह में प्यार प्रेम फैलाने के लिए, इस तरह को संस्कारित बनाने के लिए, इस तरह को संवेदनशील बनाने के लिए, इस तरह को सुरक्षित प्यार प्रेम से रहने के लिए कोई भी संघर्ष नहीं कर रहा। तो मैं निवेदित हूँ सभी लोगों से कि अंततः शरीर को जिंदा रखने के लिए हवा, पानी, भोजन और कपड़ा की मूल ज़रूरत है। और ज़मीर को जिंदा रखने के लिए स्वच्छ विचारों का, स्वच्छ कर्मों का होना आवश्यक है। तो हवा, पानी, भोजन तो प्रकृति ने प्राकृतिक तौर पे मनुष्य के लिए मुहैया करा रखा है। लेकिन जो स्वच्छ विचार को हमने अपनी आत्मा में जन्म देना है, तो वह काम सभी मनुष्यों का है। इसलिए मैं सभी मनुष्यों से विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगी कि अपने अंदर की अंतर आत्मा को सुधारिएगा, अपनी मानसिकता को सुधारिएगा और समाज में एक ऐसा मिसाल कायम करें कि चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, किसी भी जगह पे रहें, तो कम से कम किसी भी मनुष्य से एक दूसरे मनुष्य को किसी भी प्रकार का शारीरिक मानसिक प्रताड़ना करने का डर ना हो, हानि ना हो। इतना तो होना चाहिए हर मनुष्य को। एक मनुष्य के रूप में इतना तो निश्चित कर देना चाहिए कि एक मनुष्य के रूप में मैं दूसरे मनुष्य को, दूसरे जीव जंतु को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो प्लीज़ साथियों, मेरा एक ही उद्देश्य है कि पूरे देश में अपनत्व फैलाएं, संस्कारित बनाएं, संवेदनशील रहें, दयावान रहें, परोपकारी रहें और कुछ नहीं तो कम से कम संस्कारी रहें। और इतना तो हर किसी को रहना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को भी किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तो आशा करूँगी कि आप मेरे एक एक शब्द को सुनेंगे, समझेंगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे और दुनिया में सबको एक जैसा समझने का कष्ट करेंगे और किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस नहीं करेंगे। और यदि कष्ट पहुंचाना है तो सामने दुश्मन बन करके पहुंचाएगा, दोस्ती के आड़ में, रिश्तेदार के आड़ में या किसी भी प्रकार के षड्यंत्र के आड़ में और अपनेपन का दिखाव के आड़ में किसी को भी दुख कष्ट पहुंचाने की दुस्साहस कोई भी ना करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी समाज को मेरा सादर प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप ज़रूर मेरे वक्तव्य से समझ पाएंगे और उस पर अपना प्रतिक्रिया देंगे। जय हिंद, जय भारत।